Hello and welcome to Off the Cuff. Good morning, listeners. Hope you all are having a wonderful weekend. And I want to start with a quote today. No one is more cherished in this world than someone who lightens the burdens of another. And today I have a very inspiring person. मैं तो यही कहूँगी कि अगर if courage had a face, it would be of Mittal Patel. So very warm welcome, Mittal. Thank you. A little bit about Mittal Patel. She is the winner of Nari Shakti Award, the highest civilian honor for women conferred by the President of India. She is also a founding member of VSSM, Vicharta Samudaya Samarthan Manch. एक बोला मैंने, a non-profit organization working to empower the nomadic and denotified communities while striving to create an inclusive society as well as government policies for these extremely marginalized sections of society in India and primarily in Gujarat. Yeah. Right? So, Mittal, tell me कि ये जो आपका सर्विस का भाव आया बचपन से था कि ये वो मोड़ कैसा रहा जब आप इस तरफ बढ़ी? एक्चुअली पेरेंट्स जो थे उनके मन में ये भावना तो थी ही, क्योंकि हम सब, मैं मानती हूँ कि बच्चा वहीं से सीखता है, सबसे पहला उसका सीखना वो पेरेंट्स से ही होता है। तो मैं मेरे पेरेंट्स मतलब पापा दोनों फार्मर, माँ और पापा दोनों, पर दोनों की चाहना सबसे ज़्यादा यही रही कि भाई हम जो कमाते हैं या फिर हमारे पास जो कुछ है वो हमारे अकेले का नहीं है, उसमें सबका अधिकार होता है। तो वो उनका सबसे पहले से मानना था। तो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि खेती बाड़ी में, हमारी बहुत बड़ी खेती बाड़ी, अच्छा। तो खेती बाड़ी में जितना भी चाहे गेहूं आए घर में या जीरा या राई मस्टर्ड सब कुछ, पर मुझे याद नहीं उसका 1 रुपया भी घर में आया होगा। वो मेरे पापा अपने हिसाब से उनकी चैरिटी में जाता था। हमारा घर जो चलता था वो माँ जो थी वो गाय और भैंस वो रखती थी और एनिमल हस्बैंड, वो दूध उनका बेच के जो आता था उसी में से ही। तो ये शायद बचपन से ही सीखा था। और पर सबसे ज्यादा इसमें आना हुआ उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं बताना चाहूँगी। अहमदाबाद आई मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए, और उसी वक्त मैंने जर्नलिज्म ज्वाइन किया। और जर्नलिज्म जब पढ़ रही थी उसी दौरान एक फेलोशिप मुझे मिली जो जर्नलिज्म पढ़ते स्टूडेंट्स को मिलती है। और शुगर केन वर्कर्स जो साउथ गुजरात में आते हैं, जो महाराष्ट्र और ट्राइबल एरिया से माइग्रेट करके अपना काम करने के लिए, तो मैंने उनका एक स्टडी लिया कि भाई उनके ऊपर मैं काम करूँगी। और वो 1.5 महीना मैं उन्हीं के बीच में रही। अच्छा। और जैसे ज़्यादातर ये होता है कि आप रिसर्च करो, तो लाइब्रेरी में पढ़ो, लोगों के इंटरव्यू करो और उसी से ही अपना रिसर्च पेपर रेडी करो। पर मैंने डिसाइड किया था कि मैं उनके बीच में रह के वो जैसे लाइफ जीते हैं ना, वो देख के खुद फील करना और उसी हिसाब से फिर मैं लिखूंगी। तो मैं 1.5 महीना वो ब्लू वाले प्लास्टिक आपने इंडिया में देखे होंगे जो मजदूर रहते हैं, तो वही मैं रोड साइड पे सोई हूँ। मैंने भीख मांग के खाना भी खाया है, वो केमिकल वाला गंदा पानी, उससे मैं नहाना भी मेरा हुआ है। तो मैं मानती हूँ कि वो 1.5 महीना मेरा जो वहाँ पे रहना हुआ, वो आज की मित्तल वहीं से निर्मित हुई है मेरा। अच्छा। हाँ, और वो मैंने रियल सेंस में, हम भारत और इंडिया की बात करते हैं ना, तो मैंने भारत को वहाँ से देखा। मैं जन्मी इंडिया में थी, तो वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट रहा वो 1.5 महीना एक्चुअली 2004 में। वाह, अमेजिंग। और मैं सोच सकती हूँ कितना मुश्किल रहा होगा आपके लिए, क्योंकि आपकी जो भी थी गांव की जो ज़िंदगी थी खुशहाली में थी, और यू सेड यू हैड अ बिग फार्म्स, तो आप उसके बाद फिर यहाँ पर ये सब देखना, और आई एम श्योर इट मस्ट बी अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस इन फैक्ट फॉर यू। सो सी, टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट द नोमैडिक ट्राइब्स एंड द डीनोटिफाइड ट्राइब्स। थोड़े बहुत तो हमको पता है, जैसे रबाड़ी कम्युनिटी का हो गया, या कलबेलियाज होते हैं, या वो छुरी या जो चाकू तो जो बेसिक हमने जिनको डील किया। तो अ लिटिल बिट अबाउट कौन होते हैं वो और कैसे उनकी जिंदगी कैसे बिताते हैं? नॉमेडिक और डिनोटिफाइड ट्राइब्स, बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है ये कम्युनिटी की। नॉमैड्स माने ये लोग कि जो सदियों से एक गांव से दूसरे गांव अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस के कारण घुमा करते थे। और मैं ये बताऊंगी कि भाई आज से 40, 50, 60 साल पहले ये अगर हमारे गाँव में नहीं आते तो हमारा जीवन जो है ना वो थम जाता था, क्योंकि किचन में जो यूटेंसिल्स हम यूज़ करते हैं जैसे छुरी, चाकू, चिमटा वगैरह,
वगैरह, ये सारा प्रोवाइड करने का काम ये कम्युनिटी करती थी। जैसे फार्मिंग के लिए हमें ये बुलक्स वगैरह चाहिए होता है, तो वो ये प्रोवाइड करते थे। मिट्टी में से घर बनाने, क्योंकि आज सीमेंट कंक्रीट चल रहे हैं, पहले सीमेंट कंक्रीट नहीं थे, तो मिट्टी में से घर बनाने वाली एक कम्युनिटी पर्टिकुलर हुआ करती थी। कुएं और बावड़ी जहाँ से हमें पीने का पानी मिलता था, तो उसको खोदने का काम भी एक कम्युनिटी करती थी। गेहूं आटा पीसने के लिए जो चक्की चाहिए वो प्रोवाइड करने के लिए एक कम्युनिटी आती थी। जैसे हम कंघी मतलब बाल बनाने के लिए, तो वो ये इवन आंखों में जो सुरमा यूज करते थे हम लोग, काजल, वो भी एक कम्युनिटी। तो वो रजाई पिंजने वाले आते थे, मुझे याद है शिमला बिल्कुल में। बिल्कुल। तो पूरे भारत में 1200 जितनी ऐसी कम्युनिटीज है जो गांव गांव घूमते थे, और उनका कोई एड्रेस मतलब परमानेंट अगर हम देखें कि नेटिव हम सबका, आप इंडिया में से यहाँ पे आए, तो जैसे आप शिमला से है, पर इनको हम पूछे कि आप कहाँ से, तो वो हमें बता नहीं पाते। वो बोलते हम सिंध प्रदेश से आए, हम राजस्थान से, पर पर्टिकुलर एरिया उनको नहीं पता था। और वैसे ही डीनोटिफाइड ट्राइब्स, जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे थे, तो पूरे भारत में से उन्होंने कुछ ट्राइब्स जिनका उनके व्यापार से उनको खतरा लगा, और वैसे वो फ्रीडम फाइटर भी थे, जो राजा रजवाड़ाओं का युग था, तभी वो लड़ाई कोम कम्युनिटीज थी काफी सारी। तो उनका जब ब्रिटिशर्स ने पूरा इंडिया पे राज उनका हो गया, फिर सेना सैन्य की जरूरत नहीं रही, तो ये कम्युनिटी भी की भी जरूरत नहीं रही। तो और अंग्रेज से उनको काफी मतलब ये था कि भाई हमारा देश है, आप क्यों आ गए यहाँ पे, तो उन्होंने इनके सामने लड़ाई की। तो ब्रिटिशर्स ने 1872 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बनाया, और पूरे भारत में से 200 कम्युनिटी को उन्होंने गुनहगार घोषित किया। उनको कॉर्डन करके रखा जाता था, मतलब सुबह शाम को उनको हाजिरी भरवानी पड़ती थी पुलिस में। इवन वहां तक कि उस कम्युनिटी में बच्चा जन्म लेता था, तो वो कुछ साल का होता था तो उनकी फिंगरप्रिंट्स ली जाती थी। तो 1952 में उनको नोटिफाइड, उनको जो किया गया था उसमें से डीनोटिफाइड किया, तो वो डीएनटीज उनको कहा गया। और ये पर काफ़ी वॉरियर कम्युनिटी, और हमारा सिविल सोसाइटी में उनका बड़ा महत्व था, बड़ा प्रदान रहा उनका। और आपको ताजुब होगा, इनकी पॉपुलेशन इंडिया में 12 to 15% हमारी टोटल पॉपुलेशन का, या तो ये इनकी हिस्ट्री है। बहुत ज्यादा है। और गुजरात में भी काफी गुजरात में है। 6 मिलियन हम उनकी पॉपुलेशन, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये 4 स्टेट में इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। नॉर्थ ईस्ट में ये नहीं पाए जाते हैं, बाकी पूरे भारत में ये कम्युनिटी हमें दिखती है एक्चुअली। वाह, देखो। और हम बोलते हैं ना कि नाम में क्या रखा है, पर देखिए नाम में तो सब कुछ ही रखा है, आपका अस्तित्व उसमें, आपकी पहचान उसमें। और मैं तो सोच सकती हूँ कि जिनके पास वो नाम का एक आइडेंटिटी ही ना हो, वो कैसे अपना जीवन व्यतीत करेंगे? क्या वो लॉ के पास जाएंगे, क्या वो जुडिशरी के पास जाएंगे, या लीगल सिस्टम के साथ जाएंगे? तो वहाँ पर जो मैं बता रही हूँ, जो मित्तल पटेल जी कर रही हैं, और इतना एडवोकेसी भी की है, पॉलिसी चेंजेस किए हैं, और काफ़ी सारों को इन्होंने आइडेंटिटी कार्ड्स भी बनवाए हैं। सो कूडोज टू यू, कंग्रेचुलेशंस टू यू। यू नो, इट्स जस्ट अमेजिंग द वर्क यू डन। एंड आई हैव टू हियर मेंशन किरत शाह जी, जो हमारे जाने माने हैं बे एरिया के, ICA में वो बहुत ही जुड़े हुए हैं उनसे। उनकी वजह से आज यहाँ पर मित्तल पटेल जी हैं मेरे साथ। इन ग्रैटिट्यूड टू किरत जी फॉर दिस, एंड ही इज़ ऑल्सो हेल्पिंग मित्तल जी इन this a lot. And now going on to your organization, जो आप ने की थी VSSM, तो वो जब आपने शुरू किया तब तो नहीं थी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो उसका कैसे ख्याल आया आपको, और क्या क्या चीज़ें करती है ये ऑर्गेनाइजेशन? 2000 मैंने काम शुरू किया 2005 से। Yes. और उस वक्त मन में नहीं था कि कोई ऑर्गेनाइजेशन बना के कोई NGO के साथ हम लोग काम करेंगे, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत सारी NGO पूरे भारत में है, गुजरात में भी ढेर सारे लोग हैं जो काम करते हैं अलग अलग सोशल सेक्टर में। तो ये जो मुद्दा जिसको लेके मैं रिसर्च का काम कर रही थी, और मुझे लगा कि इनके प्रॉब्लम्स भी ढेर सारे हैं, पर ऐसे इश्यूज जैसे कोई विमेन के साथ काम करता है, कोई चाइल्ड के साथ काम कर रहा है, कोई ह्यूमन राइट्स पे काम करता है, तो मैंने सबसे पहले कोशिश की वो सारी संस्थाओं को ये कम्युनिटी के साथ जोड़ने की। पर ये कम्युनिटी बहुत डिफिकल्ट है, मतलब इतना इजी नहीं, हमें स्वीकार करने भी, मुझे भी कई साल पे 7-7 साल लगे उनके साथ, उसके बाद उन्होंने मेरा भी स्वीकार किया। तो दूसरे जो संस्थाएं थी उनका कहीं ना कहीं ये था कि बहुत मुश्किल वाले लोग हैं, फिर टिकते नहीं है एक गाँव पे, एक जगह पे, तो उनके साथ काम करना भी बहुत डिफिकल्ट है। दूसरा ये था कि कोई पॉलिसीज वगैरह भी, अगर आप देखो कि आइडेंटिटी की अगर बात करें,
तो मुझे अगर वोटर कार्ड या राशन कार्ड चाहिए तो मुझे कुछ तो चाहिए, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट होगा या फिर मैं कोई एक गांव से बिलोंग करती हूँ, सरपंच दाखिला दे, ये सब चीज़ें उनके पास नहीं थी, बर्थ सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं, क्योंकि अच्छा, वो लोग गाँव गाँव घूमते थे इसीलिए। तो ये बड़ा चैलेंजिंग रहा और फिर फाइनली मुझे लगा कि शायद मैं ईश्वर में बहुत मानती हूँ और मुझे लगता है कि ये जो सारा काम, जैसे मैं जितना छूटना चाहती थी कि कोई और कर ले, मेरे सामने ये सारी चीज़ें बारी बारी आ रही थी। तो फिर ऐसे बहुत सारे एक इंसिडेंट्स बना, जैसे डफेर कम्युनिटी है जो चोरी चपाटी के साथ जुड़ी, हाईवे रॉबरी करती है बेसिकली। तो उनके बारे में जब मैं उनको ढूंढ रही थी तो गुजरात में कोई भी गांव में जाके मैं उनके बारे में पूछूंगी तो लोग मुझे बोलते थे, अरे पागल हो गई है क्या, उनके पास तो कोई जाता है, तू क्यों जाने की सोच रही है। तो ना बच्चे को जो चीज़ के लिए मना करता है उसको बहुत मन होता है। तो मेरा भी यही हुआ कि अरे वाह, क्यों मना करे। तो जब मैं उनको ढूंढ रही थी, एक न्यूज़पेपर में मैंने उनके बारे में देखा कि भाई एक गाँव है, वहाँ पे इनका मतलब बहुत परेशान है लोग उनसे। तो वो न्यूज़पेपर का कटिंग लेके मैं उस गाँव में पहुँच गई और मैंने उनको बोला कि मुझे ये कम्युनिटी के पास जाना है। सबने मना किया। फिर खैर एक औरत आई और उसने बोला कि चल मैं लेके चलती हूँ। तो 3 किलोमीटर मॉनसून, अगस्त महीना था, मॉनसून और कंटिन्यूअस 7 दिन से बारिश पड़ी थी। तो गांव से 3 किलोमीटर हम चल के खेत में, मेरे जूते भी टूट गए थे, मैं वहां पे पहुंची, झोपड़े में लोग रह रहे थे, हालत अत्यंत दरिद्र। मैं उस जो उनके पड़ाव होते हैं 8-10 फैमिली या 15 फैमिली, उनका एक मुखिया होता है। तो मैं मुखिया से बात कर रही थी कि भाई आपकी कंडीशन क्या है, खाना कैसे होता है, काम क्या करते हो, जैसे सब कुछ दिख रहा है, बट फिर भी मैं उनको क्वेश्चन पूछ रही थी। और मैं बैठी थी खटिया पे और एक लेडी थी जो प्लास्टिक का एक थैला बिछा के उसके ऊपर एक छोटा सा, आई थिंक 3-4 दिन का उनका बेबी, न्यू बॉर्न बेबी के साथ वो बैठी थी। वो बच्चा इतना रो रहा था और मैं जो बात कर रही थी वहाँ पे खलेल हो रही थी। तो मैंने उस लेडी को बोला कि तू इसको फीडिंग करा ना, इतना रो रहा है। तो उसने एकदम गुस्से से मुझे बोला कि भाई ये 3-4 दिन से, मतलब ये कांस्टेंट जब से बारिश हो रही है तब से जंगली बिल्लियां भी बाहर नहीं निकलती जिसको मार के हम खा सके। मैंने 3-4 दिन से कुछ खाया ही नहीं है, मैं खाऊंगी तो मतलब फीडिंग करा पाऊंगी ना बच्चे को ऐसे। तो ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग रहा। उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं पूछ पाई, मैं वहाँ से उठी और मैं वापस अहमदाबाद तरफ शुरू किया। मेरा बहुत मतलब आंखों में से पानी जा रहा था, क्योंकि हम लोग उस कल्चर में जीते हैं जहाँ पे हमारी गली में अगर कुत्ते को भी बच्चा आता है ना तो हम सब शीरा बना के उसको खिलाते हैं। और यहाँ पे एक इंसान ने बच्चे को जन्म दिया है, उसके उस माँ के पास खाने को नहीं है। तो शायद ये मेरे लिए बहुत ये रहा और मुझे लगा कि अब छोड़ दूसरे को जोड़ना, तो खुद काम कर शुरू। और उसके बाद काम शुरू किया 2010 में। फिर मैंने VSSM जो है उसको रजिस्टर्ड किया और फिर जो काम अलग अलग, जैसे सबसे बड़ा काम ह्यूमन राइट्स उनका, क्योंकि वो इस देश के नागरिक है, तो वो उनको नागरिकत्व उनको कैसे मिले, जैसे उनके लिए अलग अलग स्कीम बने, बजट उनके लिए प्रोवाइड हो, वो काम हमने सबसे पहले किया। उसके बाद उसके बच्चों की पढ़ाई का काम, उनके लाइवलीहुड के ऊपर काम किया हमने, हाउसिंग राइट्स के ऊपर हम लोगों ने काम किया ऐसे। तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें उसमें जोड़ती गई है। क्योंकि मैं गई थी, वेबसाइट है इनकी vssmindia.org. So listeners, if you want to see what they are doing, do visit this website vssmindia.org. बहुत ज़्यादा बेहतरीन काम कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ। जैसे इन्होंने बताया है वाटर कंजर्वेशन एंड ट्री प्लांटिंग पे भी है, सो एनवायरनमेंट पे भी है, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ, फाइनेंशियली एंड ऑब्वियसली ह्यूमैनिटी का तो है ही है। सो अमेजिंग वर्क। मतलब जी, मैं आप जैसे आप रहे हैं और इतना ज़्यादा आप इमर्स होके काम कर रहे हैं, आई कैन सी ईजिली द एम्पैथी इन योर mind and in your heart and in your being, because until you are not empathetic you cannot do such work. So in today's world, she is a shining example of empathy. मैं तो कहती हूँ IQ पे हम इतना जोर देते हैं, हम सिलिकॉन वैली में हैं, we are making so much of improvements, AI आ गया है, पर AI के साथ अगर EQ भी आप अपनी बढ़ाएं, एम्पैथी भी करें, तो थोड़ा ही करें, ये वो भी is helpful in certain ways, I feel. तो आप ये बताइए कि आपको क्या लगा कि इन कम्युनिटीज़ में सबसे ज़्यादा चैलेंजेस क्या थे और इनकी
बेसिक नीड्स क्या थी जब आपने? एक्चुअली सबसे बड़ी चीज Yeah. मैं उनके पास जब जाती थी उनके प्रॉब्लम्स को सुनने के Right, लिए right, right. और उनको उनकी समझने के लिए सिचुएशन को, हाँ. तो मैं उनको पूछती थी कि आपको क्या चाहिए, मतलब सिविल सोसाइटी से, सरकार से आपको क्या चाहिए। तो उनके मन में जो सबसे पहली बात आई थी वो ये थी कि हमें फोटो वाला कार्ड दिला दो। तो ये बड़ी सरप्राइज वाली बात होती है। कोई अगर, मैं मानती हूँ कि अगर कोई पूछे कि भी आपको क्या चाहिए, तो हम ना पूरी लिस्ट बना के दे देंगे उनके सामने कि भी गाड़ी चाहिए, एक घर है तो दूसरा घर चाहिए। यहाँ पे ये कुछ नहीं मांग रहे। और सबसे बड़ा उनका प्रॉब्लम उस वक्त मैंने जो समझा वो यही था कि आइडेंटिटी उनके लिए सबसे बड़ी चीज थी। और उसका प्रॉब्लम दूसरा ये भी था कि मान लो कि मुझे नेहा समझ के अगर पुलिस उठा के ले जाती है, तो मैं कैसे प्रूव करूँ कि मैं मित्तल हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप मुझे बता पाएंगे कि भाई ये मेरी बेटी है, उसका नाम मित्तल है, बट दूसरा तो कोई जानता ही नहीं था। तो ऐसे क्राइम या फिर सिटी के आउटस्कर्ट में या गांव के आउटस्कर्ट में ये परिवार रहते हैं, तो वहाँ कहीं पे भी चोरी चपाटी होती है तो इजीली इनको टारगेट करके पुलिस ले जाती है। तो ये सारी चीज़ों के कारण उनको ये था कि भाई हमें अपनी खुद की पहचान का अगर कोई प्रूफ मिलता है तो वो बड़ी बात है। एक मज़ेदार किस्सा है, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। जब वोटर कार्ड के लिए हमने नेशनल लेवल पे पूरी पॉलिसी बनाई, बहुत लंबी लड़ाई भी लड़ी उसके लिए, और बिना प्रूफ वाले लोगों को ये कैसे मिले, क्योंकि वो बड़ी दिक्कत होती है, आपको कुछ ना कुछ तो जोड़ना ही पड़ेगा। पर एक पूरी पॉलिसी बनी। तो जब वोटर कार्ड इन सबको इश्यू होना शुरू हुआ, तो एक मुझे याद है कि नॉर्थ गुजरात में एक गांव है डीसा करके, तो वहाँ के मुखिया में जब भी जाती थी वही था, फोटो वाला कार्ड कब आएगा, फोटो वाला, और फोन करके भी फोटो वाला कार्ड कब आएगा। तो जब मुझे पता चला कि उनको मिल गया, हमने फॉर्म वॉर्म सब फिलअप किया था, तो मैंने उनको फ़ोन किया कि भाई अब तो खुश हो ना, फोटो वाला कार्ड मिल गया। तो उन्होंने कहा कि हाँ हम बहुत खुश हैं और हम चल के रनूजा जा रहे हैं। तो जूना रनूजा राजस्थान का एक रामदेव पीर का बहुत बड़ा मंदिर है, जो डीसा से करीब 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा होता है। वो पैदल जा रहे थे, तो वो सीजन नहीं था। हमारे यहाँ पे पैदल जाते हैं मंदिर में, पर वो एक पर्टिकुलर सीजन होता है तभी लोग जाते हैं। तो वो सीजन नहीं था, बिना सीजन वो जा रहे थे। तो मैंने कहा भाई अभी तो रामदेव पीर नहीं जाते हैं, आप क्यों अभी जा रहे हो रामदेवरा? तो उन्होंने कहा कि अरे हमने तो मन्नत रखी थी भगवान की कि जब हमारे पास ये फोटो वाला कार्ड आ जाएगा ना तो हम चल के वहाँ पे। तो ये मेरी लाइफ में मैंने पहली दफ़ा सुना कि कार्ड के लिए कोई 350 किलोमीटर चल के जाने की मन्नत रखता है, 1 किलो पेड़े चढ़ाना या फिर नारियल की मानता, ये सब चीज़ें यहाँ पे, ये सिर्फ राशन कार्ड मिल जाए या फिर वोटर कार्ड मिल जाए इसलिए। तो ये सबसे बड़ा जो ये था मेरे लिए, और चैलेंजिंग भी था कि भाई प्रूफ कैसे दिलाए उनको। ये जैसे वोट, हमारे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि अगर आप मतदाता हो, आप मुझे वोट करते हो, तो मैं आपके बारे में सोचूंगी। वो तो है। शायद ये 70 ईयर्स तक इनके बारे में किसी ने नहीं सोचा, आज़ादी के इतने सालों में। तो शायद ये वोट बैंक नहीं थे और स्ट्रॉन्ग वोट बैंक नहीं थे, इसीलिए शायद वो छूट गए थे। इसलिए मैं बोलती हूँ कि ये दृश्यमान फिर भी अदृश्य लोग हैं। हम सब ने देखा है उनको, पर फिर भी उनके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, ना ही कोई सिंगल पॉलिसी, 1 रुपये का बजट नहीं था। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम रहा कि अलग अलग स्कीम इस कम्युनिटी के लिए फॉर्म करना और बजट एलोकेशन। और 2019 में हमें गुजरात में तो हम खैर बहुत कुछ कर पाए हैं, और वही सारी चीज़ हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, उनको ध्यान पे भी आया, और उन्होंने 2019 में हमसे सजेशन मांगे उन्होंने कि पूरे भारत के लिए क्या कर सकते हैं। और नेशनल लेवल पे 2019 में एक वेलफेयर बोर्ड इस कम्युनिटी के लिए उन्होंने गठित किया, और फर्स्ट टाइम छोटा सा बजट उनके लिए एलोकेट हुआ। पर मैं मानती हूँ कि हमारे लिए कोई स्पेस नहीं थी जहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो तो जाके नॉक कर सके। तो शायद वो नॉक वाली स्पेस 2019 में, माने आज़ादी के इतने सालों के बाद पहली दफ़ा इनके लिए कुछ हुआ। और आप देखिए पॉपुलेशन 12 to 15%, और दैट्स अ लॉट। आई नो। देखिए वही है, जहाँ चाहे वहाँ राह निकलती है, और आपका छोटा सा कदम कितना बड़ा आगे जाके हो गया। और